कैसे आप। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा टाइपस्क्रिप्ट के वेरिएबल के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है टाइपस्क्रिप्ट वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ वेरिएबल। ओके, व्हाट इज अ वेरिएबल इन अ टाइपस्क्रिप्ट। सो हियर व्हाट इज द वेरिएबल, व्हाट इज द वेरिएबल इन अ टाइपस्क्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पे है इसकी ऑफिशियली हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। टाइपस्क्रिप्ट वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। ओके, अगर आपको डेटा को स्टोर करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। ओके, या फिर आप उसको और अलग तरीके से बता सकते हो। ओके, वेरिएबल इज द कंटेनर टू स्टोर द डेटा, स्टोर द डेटा। तो आपको डेटा स्टोर करने के लिए आप एक कंटेनर बनाते हैं, उसी को वेरिएबल कहते हैं। अगर आपको मोर टेक्निकली अगर कहना है, ओके, मोर टेक्निकली, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन where data being stored। ओके, तो ये बहुत अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है टेक्निकली कि हम डेटा को स्टोर करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि हम उस डेटा को किसी मेमोरी के अंदर टेम्परेरीली स्टोर करते हैं ताकि उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो एक्चुअली टेक्निकली यही होता है कि वेरिएबल एक मेमोरी आप अलोकेट करते हो जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हो और उसी मेमोरी को नाम दिया जाता है, उसी को बोला जाता है वेरिएबल। ओके, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली वेरिएबल को एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। कॉन्सेप्चुअली ओके, चलो मान लो कि आपको कोई सब्जी बनानी है। ओके, जैसे मैं कंसिडर करता हूँ पालक पनीर बनाना है, तो यहाँ पर बनाना है पालक पनीर, ये सब्जी बनानी है हमें। ओके, तो ये पालक पनीर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पालक पनीर लाएंगे। ओके, उसके बाद उस पालक पनीर को हम किसी पतीले में रखेंगे लाइक दिस, ठीक है, इसके अंदर रखेंगे और फिर इसके अंदर हम कुछ पालक पनीर की प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ओके, प्रोसेस टू मेक पालक पनीर। ओके, तो इसके ऊपर प्रोसेस अप्लाई करने के बाद हमारा पालक पनीर क्या होगा, रेडी हो जाएगा। ओके, सो रेडी पालक पनीर। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने हमारा जो पालक पनीर है, यहाँ पे इसे हम डेटा कंसिडर करेंगे, ये हमारा डेटा है। ओके, और इस डेटा को हमने इस पतीले के अंदर रखा है, मतलब किसी कंटेनर के अंदर रखा है ताकि हम टेम्परेरीली उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और यही कंटेनर जो होता है इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। मतलब जो भी डेटा के ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो उस डेटा को टेम्पररी किसी लोकेशन के ऊपर, मेमोरी लोकेशन के अंदर हमें लेना पड़ता है और उसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करके आउटपुट निकालते हैं। तो इसी के लिए हमें वेरिएबल की जरूरत होती है। तो इसलिए हम वेरिएबल को बोलते हैं कि दिस इज अ कंटेनर और इट इज यूज टू स्टोर द डेटा। ओके, तो हियर ये हो गया कंसेप्चुअली, हमें पता चला कि वेरिएबल एक टेम्पररी मेमोरी लोकेशन हम बनाते हैं जिसके अंदर हम डेटा को टेम्पररीली स्टोर करके कुछ प्रोसेस करते हैं ताकि हमारा काम पूरा हो सके। ठीक है, तो चलो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन को कहा जाता है टू राइट अ कोड टू सॉल्व द कॉन्सेप्ट। जो भी कुछ कॉन्सेप्ट है उसको सॉल्व करने के लिए हम जो कोड लिखते हैं उसके जरिए उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं, उसी को इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें अब वेरिएबल का इम्प्लीमेंटेशन करना है, मतलब वेरिएबल को कोडिंग के फॉर्म में लिखना है, किस तरीके से उसको लिखा जाता है और उसका यूज किस तरह से किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल को
लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। ओके, सो फर्स्ट थिंग टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, डिक्लेयर वेरिएबल। ओके, वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है, टू allocate or create a memory location to store the data। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मतलब हमें किसी मेमोरी लोकेशन को बनाना है, क्रिएट करना है, और उसके बाद ही हम उसके अंदर डेटा को रख सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे देयर इज अ टू वे टू डिक्लेयर द वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे हम टू वे of a variable declaration in TypeScript। ओके, सो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के दो वे है। ओके, तो उसी दो वे से हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला वे है यहाँ पे यूजिंग टाइप एनोटेशन, और दूसरा है यूजिंग टाइप इन्फेरेंस। ओके, तो ये दो वे होते हैं, ये दो वे से हम क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं हमारे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। सो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। ओके, सो इट इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन, आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, अगर आप टाइपस्क्रिप्ट का इंटरव्यू देना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इंटरव्यू में ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी वे in a TypeScript to declare the variable। So at that time you have to tell them there is a two way using type annotation and using type inference। okay, so चलो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में टाइप annotation की। ओके, अब टाइप इन्फ्रेंस हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव है कि वीडियो छोटे छोटे पार्ट्स में हम ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप एनोटेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप एनोटेशन। ओके, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप एनोटेशन। ओके, सो ये वे है। तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है टू डिक्लेयर डेटा टाइप ऑफ a variable at the time of वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो गाइस, ये बहुत ही सिंपल आसान भाषा में मैंने आपको लिख के दिया है कि वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त हमें उसकी डेटा टाइप साथ में लिखनी पड़ती है। तो इस टाइप का जो भी डिक्लेरेशन होता है उसी को हम टाइप एनोटेशन बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब कोई भी मेमोरी लोकेशन, टेम्पररी लोकेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम पहले टाइपस्क्रिप्ट को बताना पड़ता है कि हम यहाँ पे कौन से टाइप का डेटा, मतलब कौन से फॉर्मेट का डाटा स्टोर करने वाले। तो सबसे पहले हमें वो बताना पड़ता है, फिर हमें उसी फॉर्मेट का डाटा उसके अंदर रखना पड़ता है, अदरवाइज टाइपस्क्रिप्ट हमको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले इसका सिंटैक्स, कि सिंटैक्स क्या है इसका। ओके, तो सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, इट इज अ रूल एंड फॉर्मेट ऑफ अ लैंग्वेज कोडिंग, लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट फॉर कोडिंग। ओके, सो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो उसको लैंग्वेज लिखते वक्त उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं और उसका कोई फॉर्मेट होता है, तो उसी को हमें फॉलो करके वो कोड को लिखना पड़ता है, उसी को सिंटैक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सिंटैक्स देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे सिंटैक्स ऑफ अ लैंग्वेज, सॉरी, टाइप एनोटेशन डिक्लेरेशन वेरिएबल, यहाँ पे सिंटैक्स
पहले लिखना है आपको var और const और let, इनमें से किसी एक को चूज करना है। ओके, तो इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर। ओके, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद यहाँ पे कुलन देना है, उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद डेटा टाइप। ओके, तो अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, var const let, इसमें से कोई भी एक चूज करना है, उसके बाद वेरिएबल नेम देना है जो नेम देना है, फिर कुलन साइन देना है और डेटा टाइप देना है और लास्ट में सेमीकोलन देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वेयर में वेयर नंबर एक था var const और let। ओके, so it is a command to declare and scope बाइंडिंग ऑफ अ वेरिएबल। सो जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो ये एक कमांड है। ओके, जो क्या करता है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है और वो स्कोप बाइंडिंग के लिए यूज होता है। अब स्कोप बाइंडिंग क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, तो इस वीडियो में हम थोड़ा सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है कि var const let का यूज करके आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, एंड इट इज अ कीवर्ड। तो ये कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है, इट इज अ रिजर्व वर्ड। ओके, सो कीवर्ड्स का मतलब होता है रिजर्व वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज। कीवर्ड्स, इट इज अ लैंग्वेज रिजर्व वर्ड, वर्ड्स। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उससे कोई रिजर्व वर्ड्स होते हैं वो खुद के लिए यूज करता है, तो वो उसी को कीवर्ड बोला जाता है। तो यह var एक कीवर्ड है, एक्चुअली आपको एज इट इज लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है वेरिएबल नेम। यहाँ पे एंगल ब्रैकेट में हमने लिखा था वेरिएबल नेम। ओके, तो इसका मतलब है इट इज अ नेम गिवन टू वेरिएबल। जो भी वेरिएबल आपको बनाना है उसको एक आप नाम देते हैं, उसी को बोलते हैं वेरिएबल नेम। ओके, सो उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है कोलन, ये इसी को बोलता है इट इज कोलन, और ये दो इस तरीके के डॉट से रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड इट इज अ कंपल्सरी, इट इज अ कंपल्सरी, आपको ये दिखना होता है कंपल्सरी। ओके, colon, it is a colon, it is a compulsory that defines separator between variable and data type। ठीक है, तो वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर कर रहे हैं उसका जो वेरिएबल का नाम और डेटा टाइप के बीच में सेपरेटर बोल के वो काम करता है, तो वो आपको देना जरूरी है। ओके, सो लास्ट में दिया है सेमीकोलन। इट इज अ मैंडेटरी बिकॉज every TypeScript statement end with the semicolon, end with the semicolon। जो भी TypeScript का सेंटेंस है वो सेमीकोलन से एंड होता है। सो दिस आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिंटैक्स। ओके, सो अभी हम एक्चुअली एग्जांपल देखेंगे इसका। तो एक्चुअली एग्जांपल में हम देखेंगे किस तरीके से वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। अब हम देखेंगे वेरिएबल का डिक्लेरेशन कोडिंग के थ्रू। एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल में लिखेंगे मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मैं var यूज करूंगा। var वेरिएबल का नेम एज और उसका टाइप लिखूंगा नंबर, सॉरी एज कोलन नंबर। ओके, और सेमीकोलन। ओके, तो इसी को कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल
declaration, okay, using type annotation, okay. तो टाइप annotation, इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग टाइप annotation, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस सेंटेंस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो व्यवहार है, ये इसी को हम बोलते हैं, ये हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड, और इट इज अ कमांड टू क्रिएट अ वेरिएबल, क्रिएट और डिक्लेयर वेरिएबल, क्रिएट और डिक्लेयर वेरिएबल, ओके। उसके बाद है यहाँ पे एज, ये है आपका एक्चुअल वेरिएबल, इट इज एक्चुअल वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया है, यह है आपका एक्चुअल वेरिएबल। और यहाँ पे जो नंबर लिखा है ये है डेटा टाइप, इसी को क्या बोलते हैं हम, डेटा टाइप, ओके, वेरिएबल डेटा टाइप, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम एज है, और वो नंबर टाइप का डेटा ही क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो ये जो हमने डेटा टाइप मेंशन किया है, यहाँ पे जो डेटा टाइप मेंशन किया है, तो हमने इन एडवांस में उस टाइपशिप को इंफॉर्मेशन दी कि हम इसके अंदर नंबर टाइप का डेटा क्या करने वाले हैं, स्टोर करने वाले, नंबर टाइप का डेटा स्टोर करने वाले, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है टाइप एनोटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद मुझे इसके अंदर वैल्यू क्या करना है, पुटअप करना है, तो उसी को कहा जाता है वेरिएबल असाइनमेंट। तो हम देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल असाइनमेंट, ओके। वेरिएबल असाइनमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल असाइनमेंट रेफर टू स्टोरिंग वैल्यू into variable that already declared, ओके। सो ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, ओके, और उसके अंदर आप कुछ डेटा को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो उसी को कहा जाता है वेरिएबल असाइनमेंट, उसी को कहा जाता है वेरिएबल असाइनमेंट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, तो हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे लिखो एग्जांपल वेयर, वेरिएबल का नाम था हमारा एज, इसका डेटा टाइप है कुलन नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ये हो गया हमारा वेरिएबल, ठीक है। अब इसके बाद हम इस वेरिएबल को वैल्यू रखेंगे, वेरिएबल का नाम है एज इक्वल टू 40, तो इसी को कहा जाता है वेरिएबल असाइनमेंट, क्या जाता है, वेरिएबल असाइनमेंट, ओके। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेयर किया था, तो उसके अंदर हमने वैल्यू यहाँ पे रख दिए, ठीक है। हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल के अंदर दूसरा वैल्यू रख सकते हैं 50। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल को हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल की चेंज वेरिएबल वैल्यू, चेंज वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल चेंज वेरिएबल बोल सकते हैं। इसलिए इसी को वेरिएबल कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर की वाली वो हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंजेबल, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल असाइनमेंट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो अभी वेरिएबल की जब बात आती तो ये कंसेप्ट भी आता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर, ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो इट रेफर टू स्टोर वैल्यू
store value into variable at the time of it declare। ओके तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, सॉरी असाइनमेंट नहीं, सॉरी यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइजेशन। ओके तो वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है, इट रेफर टू स्टोर वैल्यू इनटू वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेयर। जब भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है उसी टाइम उसके अंदर वैल्यू स्टोर की जाती है, इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो अभी इसका सिंटैक्स हम देखेंगे। सिंटैक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमें पता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एग्जाम्पल, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे व्हेयर वेरिएबल का नाम एज, उस कुलन उसका डेटा टाइप है नंबर और इक्वल टू 70 सेमीकोलन। तो ये हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, वेरिएबल असाइनमेंट एंड इनिशियलाइजेशन। से जब भी बात आती है इनिशियलाइजेशन की, तो इसका मतलब वेरिएबल जैसे भी हमने डिक्लेयर किया एट द टाइम उसके अंदर हम कुछ वैल्यू रखते हैं एक्सप्लिसिटली मैनुअली, उसी को वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं एंड इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। और जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद वैल्यू उसके अंदर रखते हैं तो उसको वेरिएबल असाइनमेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ओके, दिस विल बी द इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके तो ये हो गया आपका वेरिएबल के बारे में। तो आप इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे नोट में मैं लिखूंगा, नोट यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ एनी वैलिड टाइपस्क्रिप्ट डेटा टाइप। ओके सो आप टाइपस्क्रिप्ट में जितने भी डेटा टाइप है उस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ओके उस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो आपको उस टाइप की वैल्यू सेव करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन बारे में। अब थोड़ा सा इंटरनल व्यू ऑफ वेरिएबल का हम देखेंगे थोड़ा सा। इंटरनल व्यू ऑफ a variable in a TypeScript। ओके सो अब वेरिएबल डिक्लेरेशन जो करते हैं हम, तो इंटरनली किस तरीके से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि मान लो अब मेरा वेरिएबल है, यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ लेट, जैसे एज कुलन, इसका डेटा टाइप मैंने लिखा है नंबर और इक्वल टू 40 दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये मैंने वेरिएबल लिखा है, इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो जैसे ही हम इस वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी रैम होती है, हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं मतलब मेमोरी क्रिएट करते हैं, तो हम रैम के अंदर किसी लोकेशन को अलोकेट करते हैं, रिजर्व करते हैं, ओके, ताकि हमें डेटा टेम्परेली वहाँ पे स्टोर करना है, ठीक है। तो मान लो जैसे मैंने एज नंबर इक्वल टू 40 लिखा है, तो ऑटोमेटिकली कोई तो भी मेमोरी लोकेशन रिजर्व होगा। तो फॉर एग्जांपल ये हो गया, ठीक है, ये मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैकेनिज्म करता है, डायनामिक मेमोरी जहाँ पे खाली है वहाँ पे वो रखता है। तो यहाँ पे उसने मेमोरी रिजर्व कर दिया और जो एज नाम दिया था वो उस मेमोरी को नाम एज चला गया, और इसका एक मेमोरी एड्रेस होता है जैसे कि 400, लेकिन ये मैंने एज्यूम किया है 400, एक्चुअली मेमोरी एड्रेसेस सिस्टम के अकॉर्डिंग डिपेंड होते हैं। तो ये हमने मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुआ है और उसी को नाम दिया गया है एज, मतलब वेरिएबल जो होता है ये नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन वेयर वैल्यू बीइंग स्टोर्ड। तो मैंने एज इक्वल टू 40 लिखा है, मतलब मेमोरी के अंदर कितना चला गया 40। तो यहाँ पे मैंने एज वेरिएबल डिक्लेयर किया, मतलब एक मेमोरी लोकेशन यहाँ पे रिजर्व किया है, ओके, और उसके अंदर मैंने 40 डेटा रखा है और उसको नाम दिया गया है एज। तो इसी तरीके से वेरिएबल जो होता है टेक्निकली एक्चुअली इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये मेमोरी के अंदर चली जाएगी, ये मेमोरी लोकेशन यहाँ पे रिजर्व हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है,
वेरिएबल इंटरनली रिप्रेजेंट होता है। और ये होती है आपकी रैम, जो भी आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है जिसके अंदर एप्लीकेशन लोड होता है। सबसे पहले तो मेमोरी के अंदर चला जाता है टेम्पररी लोकेशन पे, और उसके अंदर ऑपरेशन डेटा स्टोर करके ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, आउटपुट मिलता है। जैसे ही मेमोरी से एप्लीकेशन हम क्लोज करते निकल जाता है तो वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएबल आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टाइप annotation in a TypeScript. Okay, so guys, I hope you understand this today's topic, that is called as a variable declaration using a type annotation in a TypeScript. ठीक है, तो वेरिएबल के ऊपर और हम डीप में जाएंगे, थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन कर करके, और सारे कॉन्सेप्ट हम अच्छी तरीके से देख लेंगे। ठीक है, so I hope guys you understand this lecture. Okay, so thank you so much for watching this lecture. So we'll see you in a next video. Thanks.